बीआरडी में जब बच्चे मरते रहे, 63 बच्चे मर गए, डॉक्टर को पकड़ लिया, कल तुम वो कसूरवार हो। अरे भैया, तुमने पैसा नहीं दिया। अगर उस सिस्टम को तुमने सही किया होता, उस ऑक्सीजन सिस्टम को क्यों पैसा नहीं दिया, क्यों कमी हो गई, तो आज बाकी लोग तो डरे होते। पर वो भ्रष्टाचारी ऑफिसर जो लखनऊ में बैठे थे, कमीशन खाने के चक्कर में बच्चों को मार दिया था, वही अभी भी अधिकारी हैं। अपने देश में हजारों लोग मर गए सिर्फ इसलिए कि सरकार सोती रही। क्योंकि हम लोग भी जिम्मेदार हैं। शादियां जाने लगे, बड़ी बड़ी पार्टियां होने लगी, मास्क पहनना छोड़ दिया। आपका थर्ड वेव यूएस में इस वक्त चल रहा है, यूरोप में, और फोर्थ वेव आ चुका है कनाडा और स्वीडन में। हमें उस वक्त नई नींद से जागरूक में आ गया, अरे ऑक्सीजन खत्म हो गया, ऑक्सीजन खत्म हो गया, अरे बेड खत्म हो गया, अरे वेंटिलेटर लाओ, अरे रेमडेसिविर दवा लाओ, जैसे इस बार हाल देखा गया। आपको बता दूं, कोई भी हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट यानी पीडियाट्रिक वेंटिलेटर बहुत नहीं होते हैं। सरकार को जागना होगा। सरकार को कम से कम 20 से 25% बेड जो है अभी से जो है उसमें डेवलप कराने होंगे हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक केयर के लिए। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट। नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स बढ़ाने होंगे, नंबर ऑफ डॉक्टर्स ट्रेन करने होंगे, क्योंकि सिर्फ बच्चों का डॉक्टर अगर आप कहोगे ठीक करो उसको, तो कितने डॉक्टर होंगे पूरे इंडिया में बच्चों के, समझ रहे हैं? नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो हैं हमें बढ़ाने पड़ेंगे पीडियाट्रिक्स के। मेरा नाम आयुष तिवारी है और आप सब लोगों का वॉक्सी टॉक्सी हिंदी के इस मंच पर स्वागत है, जहां पर आज हमारे साथ मौजूद हैं अपनी एक बृहद स्तर पर सेवा दे रहे और लोगों की दुआओं को पा रहे हैं डॉक्टर कफील खान साहब, जिनका नाम किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान का हर कोना कोना प्रत्येक माँ डॉक्टर साहब को दुआ दे रही है कि कम से कम आज वो इस विपरीत परिस्थिति में उनके साथ खड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, हमारे इस मंच पे आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं, इस समय कोविड का माहौल चल रहा है और आज भारत की परिस्थितियां समेत पूरे विश्व की बहुत दयनीय परिस्थितियां हैं, और इन परिस्थितियों में आप लोग एक सहारा बन के उभरे हैं जो आज मानवता को बचाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। तो इसके लिए भी मेरी तरफ से आपको बड़ा आभार, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि लोग कह रहे हैं कि अभी तक की जो है तीसरी लहर आने वाली है, तो क्या दूसरी लहर का समापन हो चुका है और ये जितनी तबाही हम देख चुके हैं, क्या इससे भयानक तबाही का मंजर आने वाला है? क्योंकि आप इस पेशे में हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। हाँ, दूसरी लहर शहरों में जहां पे इसने तबाही मचा के दुनिया का टेंशन क्रिएट किया, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, यहाँ पे थोड़ी केसेस में कमी आ गई है। लेकिन मैं बता दूं, शहरों से अब गांव की तरफ वायरस चला गया है। गांव में ना टेस्ट हो रहे हैं, ना कोई हॉस्पिटल फैसिलिटी है, ना ही कोई मीडिया है, ना इलेक्ट्रॉनिक, ना डिजिटल, ना प्रिंट मीडिया। लोग घरों में मर जाएंगे। आपने देखा अभी नदियों में लाशों का अंबार है। लोग जो हैं जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिल रही है, दफनाना पड़ रहा है। तो हालत बहुत खराब है गाँव की। कोई पीक नहीं आया है अभी सेकेंड वेव का, और अभी भी सबको प्रोटेक्शन लेने की जरूरत है। मास्क पहनिए, हाथ धुलिए और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का फॉलो कीजिए। मैं आपको सबको बता देना चाहता हूं कि वैक्सीन ही इसका इलाज है अल्टीमेटली, समझ रहे हैं? और वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको मास्क और हाथ जो है वो हाथ धुलना की जो हाइजीन प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। जो सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा कि थर्ड वेव की बात बता दूं, तो देखिए ये तो वायरस है ना यार। ये सब पेपर में, मीडिया में इस तरह की बातें बनाई जाती हैं कि थर्ड वेव आ रहा है, फोर्थ वेव आ रहा है, फिफ्थ वेव आ रहा है। अरे वो तो आएगा ही। वायरस है वो तो हजारों म्यूटेशन करेगा। आपको याद होगा जब पहली बार आया कि अरे यूके को नया स्ट्रेन आ गया, उसका बड़ी बड़ी हेडलाइन बनाई गई थी। साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन आ गया, उसकी बड़ी बड़ी हेडलाइन बनाई गई थी। अरे भाई, वायरस है, हजारों स्ट्रेन आएंगे। जैसे आपका इन्फ्लुएंजा वायरस का वैक्सीन आपको हर साल लगानी पड़ती है, हो सकता हो कोविड वैक्सीन भी हर साल आपको लगवानी पड़े। तो ये तो वायरस है, वो हजारों रूप लेता है। जैसे आप उसको मारने के लिए नई नई दवाएं, नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं, वैसे वो भी अपने आप को शरीर में अपने बदलाव लाता है कि आपके जो रोधक प्रतिरोधक क्षमता है, जो इम्यूनिटी है, उससे कैसे वो लड़ सके। वो अपना अपना बहरूप चेंज करता रहेगा। तो हजारों रूप्स आएंगे, हजारों म्यूटेशन आएंगे और बहुत सी वेव आएंगी।
आपका थर्ड वेव यूएस में इस वक्त चल रहा है, यूरोप में, और फोर्थ वेव आ चुका है कनाडा और स्वीडन में। तो वेव से अब नहीं घबराना है। डॉक्टर साहब, एक चीज और पूछना चाहेंगे कि आप स्पेशली बच्चों के डॉक्टर हैं, बच्चों को बेहतर ढंग से समझते हैं और देखते हैं। कहते हैं जो तीसरा वाला स्ट्रेन है या जो ये वेव है, तो इसमें काफी हद तक जो है बच्चों को ज्यादा नुकसान होगा। अभी तक यूथ जनरेशन जो थी हमारी वो प्रभावित थी। तो आप कैसे देख रहे हैं कि बच्चों को क्या वास्तविक तौर पे इसका नुकसान बहुत मुख्तलिफ हालत तक पहुंच सकता है? देखिए, जो पैटर्न है उसके हिसाब से जो पहली वेव आई उसमें 60 से ज्यादा लोग, 60 से जो उम्र के ज्यादा थे उनकी मृत्यु हुई। इस बार हमने देखा 35 साल 40 साल के जो ऊपर है उनकी मृत्यु हुई है। तो इस हिसाब से एक प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि जो थर्ड वेव आएगा यूथ को, यंग जो 18-20 साल के या फिर बच्चों के ग्रुप को ज्यादा इफेक्ट करेगा। क्योंकि एक एक तो ये वजह है कि आप समझ लीजिए कि बच्चों का अभी तक इन्वॉल्वमेंट, यानी पहले वेव में 5% 10% बच्चे अफेक्टेड थे, इस बार जो है 20% बच्चे अफेक्ट हुए हैं सेकेंड वेव में। लेकिन उसमें से भी 99% बच्चे जो हैं घर में ही ठीक हो गए हैं। सिर्फ 1% बच्चों को, 1-2% बच्चों को आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा है। तो इस वजह से जो जो अनटच्ड हैं उस पे वायरस जो है, मतलब उनके अंदर एंटीबॉडी नहीं बनी है, उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप नहीं हुई है, तो वायरस उन पे अटैक करने की कोशिश करेगा। ये ऐसा प्रिडिक्शन है, कोई कंफर्म नहीं कहा जाता है, लेकिन हमें तैयारी तो रखनी है ना। हमें उस वक्त नई नींद से जाकर में आके अरे ऑक्सीजन खत्म हो गया, ऑक्सीजन खत्म हो गया, अरे बेड खत्म हो गया, अरे वेंटिलेटर लाओ, अरे रेमडेसिविर दवा लाओ, जैसे इस बार हाल दिखा गया है। अपने देश में हजारों लोग मर गए सिर्फ इसलिए कि सरकार सोती रही, सिर्फ इसलिए कि जो है हमारा जो हेल्थ सिस्टम पहले से जो कोलैप्स था वो एक्सपोज हो गया। तो ऐसे नहीं करना है, हमें पहले से तैयारी करनी है। क्या तैयारी करनी है? जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस कर दिया है कोवैक्सीन वैक्सीन जो है, वो 2 से 18 साल का ट्रायल स्टार्ट हो गया है। तो आई होप कि 4-5 महीने में हमारे पास शायद जो है वैक्सीन आ जाए, बच्चों को लग जाए। दूसरे जो है, आपको बता दूं, कोई भी हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट यानी पीडियाट्रिक वेंटिलेटर बहुत नहीं होते हैं, क्योंकि कंपनियां ही नहीं है, बनाती ही नहीं है। आपको किसी भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए तो 4 बेड का, 6 बेड का, 10 बेड का, 12 बेड का पीआईसीयू मिलेगा, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। तो हमें सरकार को जागना होगा। सरकार को कम से कम 20 से 25% बेड जो है अभी से जो है उसमें डेवलप कराने होंगे हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक केयर के लिए। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स बढ़ाने होंगे, नंबर ऑफ डॉक्टर्स ट्रेंड करने होंगे, क्योंकि सिर्फ बच्चों का डॉक्टर अगर आप कहोगे ठीक करो उसको, तो कितने डॉक्टर होंगे पूरे इंडिया में बच्चों के, समझ रहे हैं? नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो हैं हमें बढ़ाने पड़ेंगे पीडियाट्रिक्स के, और या फिर जो डॉक्टर्स हैं उनको पीडियाट्रिक ग्रुप के बच्चों को देखने के लिए ट्रेन करने। माँ बाप के लिए मैं बस यही कहूंगा कि देखिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, बच्चों को खाना अच्छा खिलाइए, जंक फूड मत दीजिए, फ्रेश फ्रूट रोज खिलाइए, सेब केला संतरा और ये बदल बदल के खिलाइए। दूसरे जो है ड्राई फ्रूट दीजिए बच्चों को। हैबिट्स दिलवाइए बच्चों को, बेटा नाक में उंगली नहीं डालना है, आंख नहीं मलना है, मुंह में उंगली नहीं डालना है। तो ये देखो 3 ही पोर्ट हैं वायरस के घुसने का। वायरस हमारे शरीर में कहाँ से घुसता है? यहाँ वहां स्किन से नहीं घुसता है, मुंह से घुसता है, नाक से घुसता है, आंख से घुसता है। आपने यहाँ हाथ रखा, आपने कोई हर चीज को छुआ, किसी ने खांस दिया आपके ऊपर, तो यहाँ से घुसता है। तो आप अगर बच्चे जो हैं अगर इनको अभी से टोकना स्टार्ट कर दिए, बेटा नो 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 दिस इज रॉन्ग, डोंट डू दैट, तो ये जो है धीरे धीरे बच्चे जो है उसको एडजस्ट करेंगे। खाने पे ध्यान दीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अगर 5 साल के बच्चा ऊपर है तो उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाइए। बेटा थोड़ी देर रोक लो, कर लो, रोक लो, कर लो, तो बच्चे जो हैं वो उनके लंग भी एक्सपैंड होगा। मेहमानों का आना अभी से बंद करवा दीजिए। बच्चों को जो है जो बोर्डम हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, जो बेचारे जो हैं घर में बंद बंद को, उनको जो है नए नए चीजें सिखाइए, खेलिए। आप खुद माँ बाप होके उनको टाइम दीजिए। लॉकडाउन में बच्चे कहाँ आपको मिलते हैं, आप जो है घर के बाहर रहते हो। ये भी हो सकता हो भगवान ने, ऊपर वाले ने एक अच्छा मौका दिया हो कि अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ आप कुछ टाइम गुजार सकें। डॉक्टर साहब, इस समय एक अभी कोविड चल रहा था, पूरे देश में पेंडेमिक की स्थिति थी, तो अभी ये खत्म नहीं हुआ था एक और खतरा, तो दूसरी ओर एक खतरा नया बन के उभर के आ रहा। मुझे नहीं मालूम है ये मीडिया ट्रायल है कि क्या है, ब्लैक फंगस नाम का, आपने भी
वो सुना होगा। तो ये कितना नुकसानदायक है लोगों के लिए, बच्चों के लिए, या फिर भारत में इतनी मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई, इससे बचाव के क्या उपाय और आप इसको किस तरीके से देखते हैं? थोड़ा-सा बताएँ, क्योंकि एक डर देखिए, खत्म नहीं हुआ तो। ये नहीं नहीं है, ये कोई नई चीज नहीं है और ना ही मीडिया ट्रायल है। म्यूकरमाइकोसिस जो होता है ये बहुत पुराना फंगस है। जैसे वायरस होता है, बैक्टीरिया अलग चीज है, फंगस अलग चीज है, समझ रहे हैं? जैसे आदमी है, घोड़ा है, बंदर है, तो ये अलग अलग तरह के जानवर है, स्पीशीज है ना। इसी तरह से वायरस की भी अलग अलग, मतलब वायरस अलग है, बैक्टीरिया अलग है, फंगस अलग है। म्यूकरमाइकोसिस जो है वो फंगस है जो कि बहुत डेडली होता है, बहुत खतरनाक होता है। अगर किसी को हो जाता है तो उसके जो है किडनी, लीवर सबको खत्म कर देता है। बहुत मोर्टेलिटी बढ़ जाती है और इसकी वजह है, दो तीन वजह है। एक तो जो है बहुत सी दवाएं यूज की जा रही हैं। इंडिया में आप देखिएगा, एक डॉक्टर जो है 20-20 दवाएं, 10-10 दवाएं चला रहा है एक पेशेंट के ऊपर। तो जो है, जो टोसिलीजुमैब है, स्टेरॉइड जो दे रहे हैं, वो सबका साइड इफेक्ट आ जाता है। तो म्यूकोरमाइकोसिस में जो उसकी वजह से जो है, तो ये कोई नई डिजीज नहीं है। क्योंकि हम जो है कोविड के पेशेंट में स्टेरॉइड बहुत यूज कर रहे हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटर जो दवा है इम्यूनिटी को कम करती है उसको बहुत यूज कर रहे हैं। उसकी वजह से जो है ये फंगस अपना फैलावता है। नॉर्मल इंसान में भगवान ने इस तरह से बनाया हुआ है शरीर कि फंगस जो है जब अटैक करता है हेल्दी इंसान को, तो उसके अंदर इम्यूनिटी रहती है, वो उसको मार देता है। लेकिन जब ऐसी दवा आप देंगे, कोरोना से बचाने के लिए ऐसी दवाएं यूज की जा रही हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी कम की जाती है और वायरस को मारने के लिए, तो उसमें दूसरा ये नुकसान है। डॉक्टर साहब, आपने कोविड का जिक्र किया, दवाओं का जिक्र किया, तो इन दिनों डीआरडीओ ने एक तात्कालिक उसमें एक दवा के ट्रायल को मंजूरी दी है और उसने कहा हुआ है कि ये काफी हद तक कारगर है कोविड से लड़ने में। तो वो आपका भी तो अनुभव रहा है, डॉक्टरी के क्षेत्र में पेशेवर रहे हैं आप, तो आप कैसे देखते हैं, क्या वास्तविक तौर पे ये दवा कारगर रहेगी उतनी? डी डी ऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2D ग्लूकोज जो इन्होंने डीआरडीओ ने कहा है, अब वो जी। वायरस लोड कम कर रही है। और अभी ये ट्रायल है, अब उसका ट्रायल में टाइम लगता है। अभी ये पेशेंट में, कुछ पेशेंट में दी जाएगी, 200-300-500 पेशेंट में, उसमें देखा जाएगा क्या इफेक्ट है। उसके बाद ही कहा जा सकता है कि वो कितनी असरदार है। हाँ डॉक्टर साहब, एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे कि पहली वेव आई थी जब हमारे यहाँ, एक बड़े स्तर पे हम सचेत नहीं, और धीरे धीरे सरकार ने, मुझे लगता है कि जहां तक मैं जान पा रहा हूँ, कि बिल्कुल ये मान के बैठ गए थे कि अब कुछ होना ही नहीं है, बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन जब दूसरी वेव आई तो उसने इस तरीके से हमारे ऊपर कब्जा किया और इतना ज्यादा क्षति और नुकसान पहुंचाया जिसका आकलन भी हम नहीं कर सकते। तो आपको नहीं लगता था कि हम बिल्कुल मान बैठे कि ये बिल्कुल खत्म हो चुका है? आप थोड़ा-सा अगर इस पे। मैंने कहा ना कि सरकार जो है सो गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन जो है सो गया था। लोग जो है बिजी हो गए थे चुनाव में, 5 राज्यों के चुनाव थे। रिलीजियस गैदरिंग जो है उसको जो है अलाउ किया गया। लोग भी देखिए, 3 मैंने पॉइंट बताए थे। पहला पॉइंट था, सर गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज लेट डाउन द गार्ड। गवर्नमेंट ने खुद जो है ढिलाई बरतनी स्टार्ट कर दी। दूसरा, जो जो सरकार चलाते हैं, गवर्नर जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, वो सो गए। उनको लगा कि पेंडेमिक फटीग हो गया है या तो जो भी हो गया है। हमारे खुद हेल्थ मिनिस्टर जो है डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिसंबर में कह दिया हम जीत गए। जब हमारे पास इतना बड़ा जो है ये सेकेंड वेव का पहले से पता था कि सेकेंड वेव आ सकती है। तो ये सारी चीजें थी। हमें जो लगता है कि क्या कहते हैं, थर्ड पॉइंट था कि हम लोग भी जिम्मेदार हैं। शादियां जाने लगे, बड़ी बड़ी पार्टियां होने लगी, मास्क पहनना छोड़ दिया, शॉपिंग हो रही है, समझ रहे ना। और जो है हाथ धुलने का जो 20 सेकंड का 40 सेकंड का टाइम था उसको 5 सेकंड कर दिया गया। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा देगी। तो उसका सिर्फ गवर्नमेंट ने बदनामी की। देखिए, मैं तो इसीलिए मैंने कहता हूँ कि ऑक्सीजन की कमी से मरना जो है वो मर्डर है, हत्या है, नरसंहार है। तो गवर्नमेंट ने तो की, लेकिन हमने भी कुछ ढिलाइयां की है। डॉक्टर साहब, एक चीज और पूछना चाहेंगे कि अभी कई सारे दुनिया के मुल्क ऐसे हैं कि जिन्होंने बच्चों का टीकाकरण प्रारंभ कर दिया है, कि जो ये छोटी वाली जनरेशन है इसको उन्होंने टीका, लेकिन भारत में अभी कोई ऐसी बृहद स्तर पे योजना नहीं है। एक तो हमारे यहाँ वैक्सीन जरूर बन गई, लेकिन हम उसको उस तरीके से लोगों में सरवाइव नहीं करवा पा रहे हैं, लोगों का टीकाकरण नहीं हो पा रहा। तो क्या लगता है कि आपको बच्चों के दृष्टिगत, अभी तक तो हम लोगों ने 18 साल तक का ही एक वो रखा हुआ है,
तो बच्चों के टीकाकरण को लेकर एक बृहद अभियान सरकार को छेड़ना चाहिए, या फिर उस तरीके नहीं या नहीं, फिर ऐसा अभी कोई। अभी वही मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोवैक्सीन जो वैक्सीन है उसका 2 से 18 साल तक का ट्रायल के लिए अप्रूवल दे दिया है। ट्रायल में 2-3 महीना लगेगा और उम्मीद करता हूं कि नवंबर दिसंबर तक, जब तक सेकेंड वेव की बात की जा थर्ड वेव की बात की जा रही है, तब तक हमारे पास टीका आ जाएगा। लेकिन इस बात से मैं आपके एकदम सहमत हूँ कि हमारी जो वैक्सीन की पॉलिसी थी वो पूरी डिजास्टर्स थी। मतलब इससे खराब कोई पॉलिसी हो नहीं सकती है। आपने जो है 16 जनवरी को स्टार्ट कर दिया है। इंडिया सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, और हमारी अपनी जो सरकारी, जो कसौली की है, जो तमिलनाडु में है, जो गुजरात में है, जो अपनी सरकारी वैक्सीन बनाने के, जहां एमएमआर पोलियो बनता है, वहां से कोई मदद नहीं ली गई। प्राइवेट वालों को पैसा दिया गया, सीरम इंस्टीट्यूट को और भारत बायोटेक को, और उनसे वैक्सीन बनवाई गई। अपनी क्यों नहीं कंपनियां ने बनाया? दूसरे जो है 4 महीना हो गया है, अभी सिर्फ 2% पॉपुलेशन को जो है दोनों डोज दी गई है। बाकी आप पिछले 10 दिनों से 25 लाख वैक्सीन सिर्फ लगी है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कोविन में कराइए, 15 दिन 20 दिन लग जाएंगे शायद नंबर आने में, और नंबर आ भी गया तो मेरे ख्याल से शहरों में आ रहा है, गाँव में तो बहुत दिक्कत है। तो मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, वैक्सीन जो है वो आपको प्रोटेक्शन बचा रहा है, और वो ही हम जो नहीं दे पा रहे हैं, जो 100-150 रुपए की वैक्सीन भी गरीबों को नहीं दे पा रहे हैं। आज क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल मैक्स, अपोलो, फोर्टिस में जो है 2-2 हजार रुपया दे के, 1250 रुपया दे के वैक्सीन लग जा रही है। लेकिन गरीब जो है वो नहीं लगा पा रहा है, वो पहुंच ही नहीं पा रहा है वहां तक। तो वायरस डॉक्टर खत्म साहब, नहीं होगा। अगर हम ये सोच लें कि दिल्ली मुंबई में हेल्थ फैसिलिटी बढ़ा दें, लोगों को वो वैक्सीन दे दें, तो वायरस खत्म हो जाएगा? नहीं, गांव से फिर यहाँ पे आएगा। जैसे आपने देखा था वुहान चाइना में कुछ हुआ, पूरी दुनिया में फैला, वैसे ही जो है अगर गांव में रहेगा वायरस तो दोबारा फिर से आएगा। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टरी पेशे में रहे हैं और बेहतर जानते हैं कि जब इस तरीके की पैंडेमिक सिचुएशंस आती हैं तो डॉक्टर्स ही एक बेहतर रास्ता सुझा सकते हैं। अभी आपने यूपी में खासकर सुना होगा और जाना भी होगा कि जब लोग इलाज के लिए, बेड के लिए दर दर ठोकरे खा रहे थे, तो उस दरमियान कह दिया गया कि आप सीएमओ का पर्चा दिखाइए, और उस सीएमओ का पर्चा बनवाने के लिए आदमी को 2-2 दिन इंतजार करना पड़ा, 4-4 दिन, और उसका मरीज पर्चा बनने से पहले ही मर जाता है। और दूसरी बात, अभी वैक्सीनेशन को लेकर कल उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने ही दिए एक आदेश को वापस लिया कि अब भाई आधार कार्ड वाला चीज जरूरी नहीं रही। तो आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि सरकार को ऐसे किन मुद्दों पर काम करना चाहिए, जो है कि जो बेहतर डॉक्टर, जो एक हेल्थ स्ट्रक्चर है उसको हम तैयार कर सके, और ऐसी परिस्थितियों को, अभी जैसा आपने कहा कि अभी ये वायरस खत्म नहीं हुआ है, आगे आने की संभावना है, तो हम आने वाली परिस्थितियों के लिए कैसे तैयार हो सके? उनके बस की बात नहीं है, वो कर ही नहीं सकते। वो कमिटमेंट ही नहीं है, वो डेडिकेशन ही नहीं है। वो सिर्फ छिपाना जानते हैं, वो सिर्फ छिपाना जानते हैं, डेटा मैनिपुलेशन करना जानते हैं, कैसे हम मौतों को कम कर दें। 457 लाशें जो है उस कानपुर के क्रिमेटोरियम में, खुद इंटरनेशनल मीडिया के एक जर्नलिस्ट ने गिनी सुबह से शाम तक, 457 एक जगह पे, शमशान घाट पे, एक घाट पे। और पूरे यूपी में कितना था उस दिन का डेटा? 250। अब आप सोचिए, एक जहां सिर्फ कानपुर के एक शमशान घाट में। हमारे गोरखपुर आप आ जाइए, गोरखपुर में पीपीगंज में, महाराजगंज में, आपको देवरिया, कुशीनगर, हर जगह घाट है, हर जगह लाशें जल रही हैं, हर जगह लोगों को सुबह से शाम तक जो है लकड़ी का और अपने नंबर आने का इंतजाम करना पड़ रहा है। तो आप ये शमशान घाटों की हालत है। तो और अभी भी कह रहे हैं हम सबसे कम मौतें हो रही हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में पीक हो गया है। अभी आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार का ये स्टेटमेंट आया था कि पीक हो चुका है। तो ये इस तरह से ये छिपाते हैं, ये शुतुरमुर्ग हैं, जैसे हाईकोर्ट ने कहा है ना, ये शुतुरमुर्ग हैं। ये अपना मुंडी जो है घुसा लेते हैं। वो ऐसे ही बीआरडी में किया था। बीआरडी में जब बच्चे मरते रहे, 63 बच्चे मर गए, डॉक्टर को पकड़ लिया, कल तुम वो कसूरवार हो। अरे भैया, तुमने पैसा नहीं दिया। अगर उस सिस्टम को तुमने सही किया होता, उस ऑक्सीजन सिस्टम को क्यों पैसा नहीं दिया, क्यों कमी हो गई, तो आज बाकी लोग तो डरे होते। पर वो भ्रष्टाचारी ऑफिसर जो लखनऊ में बैठे थे, कमीशन खाने के चक्कर में बच्चों को मार दिया था, वही अभी भी अधिकारी हैं। तो कहां से सिस्टम सुधर जाएगा? तो मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों के बस की बात है।
बस भगवान का राम पे चल, मतलब उत्तर प्रदेश तो राम नाम पे चल रहा, राम राज नहीं है, राम राज, राम नाम पे चल रहा। सर, पीएम केयर फंड से आए हुए वेंटिलेटर्स का आज तक पन्नी नहीं उतरी, पर्चा नहीं खुला। सोचिए आप उस दौर में जब बहुत जरूरत थी, तो आज भी वो पैकिंग हुए 100 पीस टाइप के रखे हुए हैं। नहीं, जो खुले वो काम भी नहीं किए, अस्पताल ने वापस भी कर दिए। आपने मुंबई और शायद जो है दिल्ली की रिपोर्टें नहीं पढ़ी, कुछ हॉस्पिटल में खुले भी और काम नहीं किए तो वापस हो गए। जी सर, जी सर। तो डॉक्टर साहब, मैं वही आपसे रास्ता जानना चाह रहा हूँ कि सरकार माने न माने, लेकिन आप एक पेशेवर डॉक्टर होने के नाते एक संदेश गवर्नमेंट को, कि भले उन्होंने अपने अगल बगल आईएएस की फौज खड़ी कर रखी हो, तो कैसे स्वास्थ्य ढांचा को परंपरागत बेहतर किया देखो जा यार, सकता मैं तो सबसे पहले यही कहूंगा, देखो कि अभी इस वक्त का टाइम जो है बहुत गलत हो रहा है, खतरनाक है। हम सबको सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, उनके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो है इस वक्त मौतें बहुत हो रही हैं, हर घर में दहल रहा है। हम सबको जो है जागरूक होके लोगों तक बातें पहुंचानी चाहिए, मदद करनी चाहिए। अब बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना है, हॉस्पिटल बढ़ना है, डॉक्टरों की संख्या बढ़नी है, हेल्थ बजट बढ़ना है, वो तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, थर्ड वेव के लिए प्रिपरेशन हो सकता है। लेकिन अभी ये जरूरी है कि कैसे हम सेकेंड वेव से लड़ें और उससे उभरें। है? डॉक्टर साहब, आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, मैं राजधानी लखनऊ में अभी हूँ और मैं फील्ड पर भी हूँ। तो बीते मैं एक सप्ताह से नोट आउट कर रहा हूँ कि आंकड़े प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, कोविड के डेथ रेट भी। तो क्या आपको लगता है कि वास्तविक तौर पे ये मीडिया मैनेजमेंट है? चूंकि मैं फील्ड पे हूँ, मैं स्थितियों से परिचित हूँ और मैं देख भी रहा हूँ, आप क्या कहेंगे? Datas are manipulated, skewed, full of lies, false. All the data. That's all I would say. These people, they just want to hide data, they manipulate the data. कितने टेस्ट करती है भैया आपकी यूपी की पॉपुलेशन कितनी है? 22 तेईस करोड़। 22-23 करोड़ कितने टेस्ट करते हो? WHO कहता है कि 1 लाख टेस्ट जो है वो करीब करीब 1 मिलियन पे होने चाहिए। आपको पूरे इंडिया में 15 लाख टेस्ट होता है, यूपी तो जो है मेरे ख्याल से 30-40 हजार टेस्ट करता है। 22-23 करोड़ में 30-40 हजार टेस्ट करके क्या कर लोगे? समझ रहे हो ना? तो ये तो गलत बातें हैं। आप खुद गांव में चले जाइए, किसी से पूछिए कि RT-PCR जो है कभी हुआ है उनका। कायदे से तो अब तो हर आदमी, दूसरा तीसरा आदमी पॉजिटिव आ रहा है ना, तो कायदे से जनरल पॉपुलेशन का भी जो है, जब देखिए जो इसको कोविड को रोकने का टेक्नोलॉजी है, यानी कि जो है अवेयरनेस, ट्रेसिंग, टेस्टिंग, आइसोलेट, ट्रीट, वैक्सीनेट, ये 6 मंत्र हैं, वो 6 मंत्र को आपको फॉलो करना है। अब आप जो मेन जो जब सब कहे जा रहे हैं, मैंने जेल से भी लेटर लिखा था, प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखा था, उसमें यही कहा था कि मैंने जीतने का मंत्र सिर्फ यही है, टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। समझ गए? टेस्ट जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। अब आप टेस्ट नहीं करोगे, बंदा बीमार पड़ जाएगा, हाँ, वो उसका 50% सेचुरेशन पहुंच गया है, तब वो हॉस्पिटल पहुंचेगा। तो मैं बता दूं, जिसका 50% सेचुरेशन पहुंच जाता है, आप अमेरिका भी ले जाइए, एम्स ले जाइए, बहुत बचना बहुत मुश्किल होता है। डॉक्टर साहब, वायरस जो है अब ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार कर चुका है, और क्या हो चुका है कि गांवों में वही लक्षण आ रहे हैं और लोग बिल्कुल ऐसे मर रहे हैं कि मैं वर्णन नहीं, चूंकि मैं फील्ड का रिपोर्टर रहूं, मैंने खुद देखा हुआ है। लेकिन लोग टेस्ट नहीं करा रहे। तो गवर्नमेंट को किस स्तर पे ग्रामीण क्षेत्रों को के लोगों को जो है वो संदेश देना चाहिए कि भाई आप ट्रीटमेंट कराएं, और कैसी व्यवस्था जो CSC PSC है उनमें करें, जो एटलीस्ट कम से कम जो गाँवों में वायरस प्रसार कर रहा है उसको एक बेहतर ढंग से थोड़ा सा रोका जा सके। मैं एज ए डॉक्टर आपसे चाहता हूँ। अवेयरनेस, देखिए देखिए, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, जो है वो मंत्र लोगों को पहचान बताना होगा, और जरूरी होगा कि कैसे हाथ धुलें। सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत जगहों पे वो पालन नहीं हो पाता है। गरीबी इतनी है कि कमरे में 10-10 लोग रहते हैं, 5-5 लोग रहते हैं, पूरा परिवार रहता है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का उस तरह से पावर नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो है बाहर कम से कम जो है शादी ब्याह और जो है समारोह में, शॉपिंग में, मैयत में कम लोग जाएं और वो करें, उससे अवेयरनेस बढ़ाएं। वैक्सीनेशन बहुत तेजी से करना चाहिए। अभी वैक्सीनेशन जो है सरकार जो है गाँव तक भी लक्ष्य लेना चाहिए, और किसी भी तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि वैक्सीन हम जो है अक्टूबर नवंबर से पहले सारे भारतवासियों को लगा सकें। डॉक्टर साहब, आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने बड़ा समय दिया, क्योंकि आपको भी समय की बंदिशें हैं में भी, तो आपको कहीं जाना होगा। तो आपने इतनी ही बातचीत की, आपको बहुत धन्यवाद हमारी और हमारी टीम की तरफ से। थैंक यू, थैंक यू। बस लास्ट में यही कहूंगा सबसे कि
देखिए कल ईद भी है, ईद सादगी से मनाएं। आपका जो भी चैनल देखेगा उनसे यही कहूंगा, सादगी से मनाएं। इस बार नए कपड़ों से ज्यादा कफन खरीदे गए हैं। कि कोई लोग आपके आस पड़ोस के लोग भी जो है 13वीं की तैयारी कर रहे होंगे, चौथी की तैयारी कर रहे होंगे, लोगों के घर में चूल्हे नहीं जले होंगे। तो प्लीज बी सेफ, और सब लोग जो है वैक्सीन जरूर लगाएं। आपको ये बता दूं कि कोई भी मिसकंसेप्शन, ये सब कहना कि जो है वैक्सीन जब महीना आता है तब नहीं लगाना चाहिए, वैक्सीन जो है नापुंसकता करता है, वैक्सीन जो है वो आपका डीएनए चेंज कर देगा, वैक्सीन जो है लगाने के बाद भी मौतें बढ़ जा रही हैं, ये सब गलत बातें हैं। वैक्सीन लगवाइए। भारत में 18 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। 2-4 हजार जो है एडवर्स रिएक्शन आए हुए हैं, तो वो हर दवा के साथ होते हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आप हमारे डॉक्टर कफील खान साहब थे, जिन्होंने एक बेहतर सकारात्मक बातचीत की हमसे। सर आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमसे। थैंक यू।